क्या कोई अपने ही हाथों से अपना गला दबा सकता है? एक ऐसी वारदात थी जिस पर आज भी दिल यकीन करने को तैयार नहीं। क्या ऐसा मुजरिम हो सकता है जिसके हाथ फिंगरप्रिंट ही न छोड़ते हों? वारदात ऐसे हुई जैसे किसी फिल्म का सीन फिल्माया जा रहा हो। एक ऐसा अपराधी जिसका कोई चेहरा था ही नहीं। वो नकाबपोश एक पहेली बन गया था। आखिर कौन था? जुर्म की एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें मुजरिम को छोड़कर पुलिस को बाकी सब पर शक था। इस केस में सबूत शुरू से ही बिखरे पड़े थे, बस कोई देख ही नहीं पा रहा था। एक सच्ची कहानी जो बरसों तक जुर्म की दुनिया में बार बार सुनाई जाती रहेगी, क्योंकि इस कहानी को लिखने वाला गुनहगार हर मायने में बेहद शातिर था। वो था द मास्टरमाइंड। उस घर में शादी की शहनाई गूंजे अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि दहशत की चीखें गूंजने लगी। आखिर बरेली के उस बड़े व्यापारी के घर पर जुर्म का साया कैसे पड़ा, जानने के लिए आपको चलना होगा कहानी के उस मोड़ पर जहां ये सब शुरू हुआ था। थकान से ना पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। शादी की थकावट बिना इतनी जल्दी जाती नहीं है। अरे सुधा जी, अब क्या है, अब तो बहू आ गई है। अब तो तुम टीवी की खुसट सास की तरह आराम से पैर पे पैर रख के बैठो और हुक्म देती रहो। आप भी ना, इतनी अच्छी बहू आई है, मैं तो रश्मि को ना अपनी बेटी बना कर रखूंगी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा तुमको चैलेंज, अरे मनोहर को बोल देती, वो ले आता। कोई बात नहीं पापा जी। भाई अभिनव उठा के नहीं उठा? मालिक, वो ऊपर वाले कमरे में फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया। 2 हफ्ते में तीसरी बार हो रहा है। खैर, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ। जी मैं बुलाता हूँ। अच्छा बेटा, मैं पूछ रहा था अभिनव उठा के नहीं उठा? पापा जी अभी तो नहीं उठे वो। सुना तुमने? तुम तो कह रही थी कि शादी बाद बदल जाएगा। आप भी ना, अभी शादी को दिन ही कितने हैं, बदल जाएगा। खाक बदल जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये नालायक था और नालायक ही रहेगा। अरे ये तो बस पैसा बर्बाद कर रहा बिजनेस के नाम के ऊपर। कुछ नहीं आता उसे। नए बिजनेस में ना पैसा लगता ही है, और उसका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसमें उसका क्या कसूर? कर रहा है ना कोशिश। कुछ कोशिश नहीं कर रहा। मेहनत ऐसे नहीं होती। मैं जब 17 साल का था ना, तब शहर आया था 120 रुपए लेके, मेहनत की, लगन से मेहनत की, तब देखो ये सब कुछ पाया है? और ये जनाब ये क्या कर रहे हैं? अरे एक पैसा नहीं मांगा मैंने अपने बाप से,
समझी? अब ज्यादा मत बोलो, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कुछ चीजें ना भगवान के लिए भी छोड़ दिया करो। चलो चाय पियो, पी लो। अभिनव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। गुड तो मॉर्निंग हमारी होगी, आपको देख के। अच्छा ये सब छोड़ो, बातें बातें बाद में, पहले गर्मा गर्म चाय पियो। अच्छा, कैसी बनी है? मजा आ गया, बेहतरीन चाय। अभिनव और रश्मि की शादीशुदा जिंदगी एक बेहद खूबसूरत दौर से गुजर रही थी, चाय पियो, मैं अब भी आती हूँ। लेकिन रश्मि इस बात से अनजान थी कि अभिनव की जिंदगी एक तरफ तो पारिवारिक खुशियों से भरी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने कारोबार के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। हेलो मनप्रीत भाई, यार तुम तो ऐसी बात मत करो। तुम जानते हो ना मेरी हालत। मेरे पापा मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे, और तुम्हारा उधार चुकाने के लिए मैं उनसे और पैसे नहीं मांग सकता। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, देखो हम बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं, है ना? मेरा थोड़ा सा विश्वास करो भाई, मैं एक एक पाई चुका दूंगा। सुनील और अभिनव पुराने बिजनेस पार्टनर थे। करीब 4 साल पहले दोनों क्रिकेट में सट्टेबाजी किया करते थे। शायद उनके बीच में कोई पैसों का लेन देन बाकी था। अरे यार ये क्या, हाँ अरे फ्यूज खराब हो गया मैडम। पर ये रोज रोज क्यों खराब हो जाता है? अरे मैडम, इलाके में आजकल पावर सप्लाई तेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये हो जाता होगा। अब देखिए ना, अपनी ही गली में कल 3 कॉल आई, सेम प्रॉब्लम। अब क्या कहें लाइट वालों का, ये तो सब चलता ही रहेगा। अब जरा टॉर्च यहाँ दिखाएंगी? क्या मतलब? अरे ठीक से बनाओ ना भैया। मैं तो ठीक से ही करता हूँ। अब आपको शिकायत ही करनी है तो फिर बिजली वाले से कीजिए ना। रश्मि, दो जाके देखो क्या। क्या हुआ? यार मेरी रेड फाइल थी यहाँ पे, कहाँ पर है? वो रखी होगी कहीं कहीं। इतनी इम्पोर्टेंट फाइल और इधर उधर पड़ी है। कुछ बोलोगी? बताओ कहाँ रखी फाइल? आप ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मुझे क्या पता आपकी फाइल का रखी है? शायद मनोहर ने। मनोहर! ज्यादातर अपराध के मामलों में गुस्से की एक बहुत अहम भूमिका आती है। कुछ दिनों से अभिनव भी बहुत गुस्से में रहता था। मनप्रीत भाई तुम यहाँ? क्या करे अभिनव बाबू, तुमने तो हमारा फोन उठाना बंद कर दिया है, तो हमने सोचा खुद ही मिलने चले जाते हैं। वो क्या है ना कि पैसा बड़ी कुत्ती चीज होती है, इसमें तो लोग अपनों की भी जान ले लेते हैं, तो हम तो सिर्फ तुमसे मिलने चले आए। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल क्या हुआ कि मेरा है ना फोन खराब हो गया, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। अभी तो सिर्फ तेरा फोन खराब हुआ अभिनव, तो ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मेरा विश्वास करो भाई, मैं ना एक एक पाई चुका दूंगा भाई। थोड़ा सा वक्त दे दो भाई। अच्छा मेरी बात सुनो। तुम सुनो, मैं तुम्हारी बात सुनने सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। एक हफ्ते का वक्त देता हूँ तुझे। भाई मैं 1 हफ्ते में पैसे लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है भाई। मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे भाई। मुझे चरा रहा है या मैं पूरी दुनिया को चराता हूँ? मुझे सब पता है। कुमार ज्वेलर्स के यहाँ से तेरे बाप के पास पैसे आने वाले हैं। तेरा घर पैसों से भरा हुआ है और मुझे पैसे देने से बहाने बना रहा है। 1 हफ्ता, समझा? 1 हफ्ता, नहीं तो तुझे पता है फिर क्या होगा। मनप्रीत भाई मेरी बात सुन भाई। एक मिनट मैं बता रहा हूँ भाई। एक मिनट मनप्रीत। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एक तरफ उसके सामने पिता की दौलत का अंबार था, लेकिन दूसरी तरफ वो खाली हाथ और लेनदारों के तकाजों से परेशान था। अभिनव एक बड़े कारोबारी का बेटा था। लोग ये समझते थे कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन असलियत शायद कुछ और ही थी। अरे मनोहर, चावल तो ले आ। मालिक
लीजिए। बस आप लेंगे? कुमार साहब पैसे दे गए थे, कह रहे थे पूरे हैं। इसे अलमारी में रख दो। प्रतीक जैन ने अभिनव को नया बिजनेस शुरू करने के लिए कई बार पैसे दिए थे, लेकिन हर बार बिजनेस किसी न किसी कारण से ठप हो जाता था। अब प्रतीक जैन ने यह तय कर लिया था कि अभिनव को आगे और पैसे नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल अभिनव को पैसों की सख्त जरूरत थी। इस बार सवाल जिंदगी मौत का था। रश्मि, ये फोन किसका आ रहा है? किसी का नहीं। और क्या कह रहे थे तुम? वही घूमने चलते हैं, और क्या। किसका फोन आ रहा है यार, उठा लो ना। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो। हाँ? कौन है ये? देखो, उठा के बात कर लो। अरे आप लोगों को समझ नहीं आता? नहीं बनवाना मुझे क्रेडिट कार्ड। अगर आपने दोबारा कॉल किया ना, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। चलिए रखिए फोन अब। रश्मि, एक बात कहूँ? बोलो। जब तुम गुस्से में होती हो ना, बहुत स्वीट लगती हो। आज ऐसी तारीफें क्यों जा रहे हो, या कुछ खास बात है? बताओ। रश्मि, मैं ना बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। देखो रश्मि, तुम ही ओझ वही बचा सकती हो बस। मैं कैसे बचा सकती हूँ? अभिनव को मनप्रीत की रकम हर हाल में चुकानी थी, लेकिन लेन देन सट्टेबाजी से जुड़ा था। इसीलिए परेशानी ये थी कि वो इस बारे में घर पर किसी से कुछ कह नहीं सकता था। उसने एक चाल चली। ये साजिश क्या वाकई घर के भीतर रची जा रही थी, या फिर घर के बाहर से कुछ इस अंदाज में रची जा रही थी कि शक घर वालों पर जाए? कौन था मास्टरमाइंड, बताएंगे ब्रेक के उस पार। मनोहर, एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी छोड़िए पापा जी, आप नींबू पानी पीजिए। अरे बेटा, तुमने कष्ट क्यों किया? मनोहर को बोल देती, वो ले आता। नहीं पापा, आप लोगों की सेवा करने में मुझे खुशी मिलती है। अरे जीते रहो बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे। पापा जी, भगवान तो माँ बाप में बसते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशें हमेशा पूरी करते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बेटा? नहीं पापा, कुछ नहीं। अरे बेटा शर्माओ मत, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पापा जी, वो एक्चुअली अभिनव को कुछ पैसों की जरूरत थी। आप तो जानते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान है आजकल वो। तुमने सही कहा बेटा, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो नालायक है। मैंने हमेशा उसे बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा दिया, और उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। और ये बात मैंने तुम्हें शादी से पहले भी बताई थी। मैं तुम्हारा एहसान मान लूं, फिर भी तुमने उस निकम्मे के साथ शादी की। मैं मानती हूँ कि वो थोड़े लापरवाह हैं, पर मैं उन्हें सुधार दूंगी, उन्हें रास्ते पे ले आऊंगी। बेटा, ये मेरा फैसला है, और मैं अपने फैसले पर अटल हूं कि मैं उसे पैसा नहीं दूंगा। प्रतीक जैन ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा किन हालात में घिरा है। अभिनव ने कोशिश अच्छी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। ह्यूमन माइंड की एक खासियत यही है कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अभिनव की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। बड़े परेशान लग रहे, कोई बात है क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये लो कॉफी पियो। नहीं, मन नहीं कर रहा। क्यों? बस थोड़ी टेंशन है बिजनेस को लेकर। मुझे बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, वो मुझे ना ऑफिस में अर्जेंट काम है, तो मैं सुबह तक आऊंगा, ठीक है?
कुछ रोज पहले एक हंसी खुशी से भरपूर घर अचानक उदासी और साजिश की सांसें लेने लगा था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कहीं कोई मास्टरमाइंड बुन रहा था एक खतरनाक साजिश। नकाबपोश साया जब गया तब सवालों की एक आंधी उठी। सवाल, मसला, आखिर वो साया इतने आराम से घर में दाखिल कैसे हो गया था। सवाल ये भी था कि आखिर वो था और उसका असल मकसद क्या था। क्या सिर्फ लूटपाट? अगर हाँ, तो उसे कैसे पता था कि व्यापारी के गले में ही चाबी है जिससे तिजोरी खुली। नमस्कार सर। नमस्कार। कितने बजे हुआ आज सर? तकरीबन 3 बजे। वो नकाब पहने हुए थे सर। लिखो। लूट कितने की हुई? करीब 30 लाख की। 30 लाख। भाई तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है। शाबाश। तुमको क्या लगता है कौन हो सकता है वो आदमी? इंस्पेक्टर साहब, ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन वो जो भी था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपनी लाठी से इतना पीटूंगा कि जान निकल जाए। आप कहाँ थे उस वक्त? सर, मैं उस वक्त घर पे नहीं था। उस वक्त मैं ऑफिस गया हुआ था। आपको क्या लगता है वो अंदर घुसा कैसे होगा? सर, ये तो मैं खुद हैरान कि वो अंदर घुसा कैसे। बाहर दरवाजे पर ताला लगा रहता है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई तोड़फोड़। वो अंदर आया कैसे? विजय सर, पूरे घर का मुआयना करो। ठीक है। पुलिस ने मौकाए वारदात के जर्रे जर्रे को खंगाला। तमाम पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वारदात के 2 दिन बाद तक पुलिस के हाथ खाली थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि लुटेरों को कैसे पता चला कि तिजोरी की चाबी जो कि प्रतीक के गले में थी, इसका उनको ज्ञान कैसे हुआ। सारी वारदात में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको जानता था या उनके कोई करीबी व्यक्ति था। वारदात के दौरान वो नकाबपोश क्या सिर्फ लूट कर गया था या फिर एक सुराग भी छोड़ गया था? दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। तलाश करने में जुटी पुलिस ने प्रतीक जैन के घर के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और फिर बीते 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस के हाथ लगा। करने में जुटी पुलिस ने प्रतीक जैन के घर के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और फिर बीते 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस के हाथ लगा एक सुराग। जूम करो जरा। सर, जिन साहब आप देखिए जरा। कहीं देखा है ये? अभी तेरा दोस्त
मनप्रीत है? हाँ हाँ, ये तो सर मनप्रीत है। कैसे जानते हो सर? सर वो बहुत पहले सर हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। सर बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से हम काफी करीबी दोस्त हो गए थे और तभी सर वो मनप्रीत हमारे घर काफी आने जाने लगा था। सर बिजनेस चलाने ही बंद हो गया, बस सर तभी से उससे मुलाकात ही बंद हो गई। मिलेगा कहाँ? मनप्रीत पर शक की सुई आकर ठहर गई थी। पुलिस ने मनप्रीत का पता लगाकर उसे थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। बाबू जी, क्या कहानी हुई थी? चल क्या रहा है ये? देखिए वैसे मुझे डरा धमका नहीं सकते, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। डराने धमकाने की जरूरत ना पड़े तो बेहतर है। अब ये बताओ कि उनके मकान के आगे से क्यों गुजरते करती है? कहीं से निकलना कोई जुर्म है क्या? मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा माल रोड पर गोदाम है और वहाँ पे ट्रकों का आना जाना लगा रहता है और जितनी बार भी ट्रक अनलोड होता है मुझे वहाँ आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी कोई बड़ी बात है क्या? तुम अभिनव को कैसे जानते हो? वो बता रहा था तुम उसके घर आते जाते थे। हाँ, अभिनव मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था, लेकिन जब से वो बिजनेस बंद हो गया हमारा आना जाना भी बंद हो गया। मतलब आप नहीं आते जाते? नहीं, अब तो बिल्कुल बंद है। एक बड़े घर में पेश आई जुर्म की इस वारदात में हर रोज नए खुलासे हो रहे थे। मास्टरमाइंड कौन था ये तो पुलिस अब तक जान नहीं पाई थी। हाँ, ये जरूर पुलिस जानती थी कि वारदात में कोई न कोई घर का सदस्य जरूर शामिल है या फिर कोई ऐसा जो घर के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानता है। मगर वो था कौन? वो ना हो ये अभिनव और मनप्रीत दोनों मिलकर जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ सर, पर सर ये भी तो हो सकता है कि महज इत्तेफाक हो, तो दोनों पुराने बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ नहीं, तुमने दोनों के ठीक से बयान नहीं सुने। अभिनव ने कहा कि वो दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे और मनप्रीत ने कहा प्रॉपर्टी का। बहुत पहले सर हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अभिनव मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था। करेक्ट। इन दोनों पर नजर रखो, इनसे जरूर कुछ न कुछ निकलेंगे। पुलिस का शक अभिनव और मनप्रीत पर गहरा रहा था। इस बीच पुलिस ने अभिनव के दफ्तर में जाकर उसके सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो पता चला कि हादसे वाली रात वो दफ्तर में था ही नहीं। ये राज बिल्कुल चुकाने वाला था। हाँ सर, ये सच है कि मैं उस रात ऑफिस नहीं था। क्यों? एक्चुअली सर मैं निकला तो ऑफिस के ही था, लेकिन मेरे दोस्त को फोन आ गया तो मैं उसके घर चला गया। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? ये छोटी सी बात थी तो मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। छोटी सी बात? आपके घर में लाखों की चोरी हुई है और आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं? सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, जो जितना भी सच था मैंने आपको बता दिया सर। अभिनव ने पुलिस को कई दलीलें दी मगर उसकी दलीलें कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन पुलिस भी मजबूर थी। सिर्फ इस बिना पर उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता था। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, ये राज लगातार गहराता जा रहा था। पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इस बीच पुलिस ने प्रतीक जैन के घर के हॉल एंट्री की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई। ये देखो, कौन है ये शख्स? बीते 5 दिन में 3 बार आया है। पता करता हूँ सर इसके बारे में। कौन है यार? इसके बारे में किसी ने कुछ बताया भी नहीं हमें। पुलिस ने प्रतीक जैन के घर जाकर उस शख्स के बारे में पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि ये शख्स फरहान नाम का वही इलेक्ट्रीशियन था जो बीते कुछ महीने से प्रतीक के घर आ रहा था। फरहान इस केस में बिल्कुल नया सस्पेक्ट सामने आया। पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। जय सर फरहान तो इलेक्ट्रिशियन है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रिशियन नहीं है? नहीं सर, वो तो एक मोटर मैकेनिक है और इतना ही नहीं, गंगा रोड पर उसका एक गैराज भी है। सर वो प्रतीक जैन के वहां पर इलेक्ट्रिशियन बन के आता था। इतना ही नहीं सर, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी दर्ज किया। अक्सर अपराधी घरों के अंदर घुसकर
उस जगह की रेकी कर लेते हैं ताकि वारदात के दौरान उनका एग्जिट करना आसान हो, छोटा रास्ता। पुलिस ने फरहान को हिरासत में ले लिया। अब आपसे कोई गलती हुई है साहब, मैं रोजे की कसम खाता हूँ साहब, इस लूट में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं भी कसम खाकर कहता हूं कि जब तक तू सच सच नहीं बताएगा तू यहीं सड़ता रहेगा। बता, तू वहां रोज क्यों जाता था? साहब, तब उन दिनों उन इलाके में वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाता था सब, जिसकी वजह से फ्यूज खराब हो जाता था। अब इसलिए मुझे बुलाया जाता था तो जाता था मैं वहाँ। तो इलेक्ट्रिशियन बनकर क्यों जाता था? तू तो मोटर मैकेनिक है ना? अब गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए जो काम मिलता है कर लेता हूँ साहब, इसमें 2 पैसे बच जाते हैं कर लेता। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तू सच बोल रहा है या झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। पुलिस के डंडे के आगे अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। तू क्या चीज है? अबे सच सच बता दे, इलेक्ट्रिशियन बनकर क्यों जाता था? मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ साहब, मैं पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अब चाहे उन घरों में जाकर पूछ लीजिए जहाँ मैं काम करता हूँ साहब, मैं इलेक्ट्रिक के छोटे मोटे काम जानता हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। उस पर तो केस भी चल रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन वो झूठा केस है साहब। अब मेरा वकील बोल रहा था मैं अगली तारीख को छूट जाऊंगा। आप चाहे तो मेरे वकील से बात कर लीजिए साहब। तो कानून सिखाएगा तू? कड़ी नजर रखो। पुलिस ने फरहान की निशानदेही पर ये पूछताछ की कि वो वाकई वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, उन घरों में नहीं। वहाँ जा जाके पता करने पर यह साबित हुआ कि वाकई फरहान कभी कभार उन घरों में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इससे ये पता चला कि फरहान सच कह रहा है। फरहान से ही पूछताछ ने पुलिस को फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां वो तफ्तीश की शुरुआत में थी। वक्त के साथ ये केस एक अनसुलझी पहेली में तब्दील हुआ जा रहा था, लेकिन पुलिस थी कि हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी। तफ्तीश से हार चुकी पुलिस ने मनोहर, मनप्रीत, अभिनव, सुधा जैन, प्रतीक जैन और रश्मि सभी के कॉल डिटेल्स निकाले। मिला? नहीं सर, सारी डिटेल्स नॉर्मल है, कुछ नहीं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई ऐसा एंगल नहीं था, ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि जो उनको एक उस मास्टरमाइंड की तरफ ले जाए जो इस केस का मेन व्यक्ति हो सकता है। मेरे पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कॉन्स्पिरेसी ने मुझे इतना छकाया हो। इतना वक्त गुजरने के बाद भी कोई सुराग मिल क्यों नहीं रहा? हाँ सर, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, कोई सस्पेक्ट, कोई सुराग, हर एक को स्कैन किया सर, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन कोई सुराग मिल क्यों नहीं रहा? कौन हो सकता है इसके पीछे? सर, इस केस से तो मेरी बत्ती गुल है। फरहान, मनप्रीत, सबको स्कैन किया हमने, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, और सच तो सामने आता ही नहीं सर। क्या हो सर? हमने बत्ती को क्रॉस चेक नहीं किया ना? बत्ती मैं समझा नहीं सर, बत्ती क्या? फरहान ने कहा था उन दिनों उस इलाके में रोजाना बिजली का फ्लक्चुएट होता था। हाँ करेक्ट सर, उसने बोला था। तो तुम एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पता करो कि क्या वाकई ऐसा होता था या मुझे इस केस में एक नया एंगल दिखाई दे रहा है। वहाँ पता करता हूँ। केस सेंसेशनलाइज हो रहा था, कई सवाल जिंदा हो रहे थे। उनमें से एक सवाल था कि क्या केस फरहान की साजिश का नतीजा है। हाँ नमस्कार श्रीवास्तव जी, विजय बोल रहा हूँ। हाँ सब इंस्पेक्टर विजय। पुलिस ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मदद मांगी और इस बात की तस्दीक करने को कहा कि क्या वाकई उन दिनों इलाके में करंट फ्लक्चुएट हो रहा था या नहीं। जवाब पाकर पुलिस भी हैरान हो गई। ठीक है श्रीवास्तव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर जैन सर, एक खबर है सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक उन दिनों प्रतीक जैन और उसके आसपास के घरों में ना ही करंट की प्रॉब्लम थी और ना ही फ्लक्चुएशन।
आर दे श्योर अबाउट इट? सर 101% सर, वीआईपी एरिया है सर, डिपार्टमेंट की खास नजर रहती है एरिया पर। वेरी गुड, यानी वही हुआ जिसका मुझे शक था। करेक्ट सर। अब तुम फरहान को ले आओ, आगे की सच्चाई वो बताए। अब इस केस की कड़ियां जुड़ने लगी थी। शायद आधा सच पुलिस जान चुकी थी और आधे सच से महज चंद कदम दूर थी। पुलिस ने फरहान को दोबारा हिरासत में लिया और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की। हाँ सब मैंने ही किया सब। साजिश के पीछे मैं ही था, लेकिन मैं अकेला नहीं था साहब इस साजिश के पीछे। तो मेरे साथ कौन था? मेरे साथ साहब रश्मि साहब, रश्मि साहब। बताती हूँ। हाँ ये सच है, मैं और फरहान एक दूसरे से प्यार करते थे और हम शादी करना चाहते थे। फरहान को कब से जानती हो तुम? 3 साल से। मेरी और फरहान की मुलाकात 3 साल पहले इसी शहर में हुई थी। जब क्या हो गया मैडम, गाड़ी खराब हो गई है? पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते रुक गई है। अपना तो काम यही पास में मेरा गैराज है, लाइए मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका चार्ज? मैडम मैं काम के पैसे लेता हूँ, मदद के लिए नहीं। ये लीजिए मेरा कार्ड, फरहान नाम है मेरा। कभी कुछ काम हो तो याद कीजिएगा। उस पहली मुलाकात में ही फरहान मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और फिर हम धीरे धीरे करीब आने लगे और एक दिन हमने शादी करने का फैसला किया। जब तुम्हें शादी फरहान से करनी थी तो अभिनव से क्यों की? क्योंकि फरहान और मुझ में एक धर्म की लकीर थी। मेरे हार्ट पेशेंट डैडी कभी भी मेरी शादी को तैयार नहीं होते और अगर मैं घर से भाग जाती तो घर की कितनी बदनामी होती। इसलिए मैंने तय किया कि शादी तो मैं अभिनव से ही करूंगी और उसके बाद फरहान के साथ कहीं दूर निकल जाऊंगी। इससे सारी बदनामी सिर्फ ससुराल तक ही रहेगी और हम दोनों की नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हमारा प्लान घर पे लूटपाट को अंजाम देकर मुंबई भाग जाने का था। कुमार साहब पैसे दे रहे थे, कह रहे थे पूरे हैं। इसे अलमारी में रख दो। इसलिए जब भी मेरा फरहान से मिलने का मन करता मैं घर का इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज खराब कर देती। वो ऊपर वाले कमरे में फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया। 2 हफ्ते में तीसरी बार हो रहा है। खैर इलेक्ट्रिशियन लॉ। और फरहान इलेक्ट्रिशियन बनकर आ जाता। अरे फ्यूज खराब हो गया मैम। रश्मि मैं जरूर कर रहा हूँ। अरे देखो ना ठीक से, हाँ, रोज रोज खराब हो जाता है ये। मैम ये फ्यूज का प्रॉब्लम लग रहा है शायद ये। और फिर एक दिन हमने घर में लूट का प्लान किया। मान गए तुम्हें रश्मि।
अपने ही घर में लूट को अंजाम देकर पुलिस को गुमराह करने की तुम्हारी चाल थी बहुत अच्छी, लेकिन तुम भूल गए कि गुनहगार के चेहरे पर कितने ही नकाब क्यों ना हो, लेकिन पुलिस का आईना हर चेहरा पहचानता है। ले जाओ इसे। चल खड़ी हो। आखिरकार पुलिस ने रश्मि और फरहान को लूट की साजिश रचने के इल्जाम में आईपीसी की धारा 394, 34 और 120 बी के तहत गिरफ्तार कर लिया। अपने ही घर को जुर्म की आग से जलाने वाली रश्मि और अपनी नाजायज ख्वाहिशों के पीछे दौड़ने वाला फरहान दोनों अब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। ये कहानी फिर हमें बताती है कि मास्टरमाइंड आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम फिर लौटेंगे जुर्म की एक नई कहानी और एक नए मास्टरमाइंड के साथ। नमस्कार।